हेलो। कैसे हैं दोस्तों? गुड इवनिंग। चलिए उपस्थित हो जाइए सभी के सभी। हम्म। अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग। उपस्थित हो जाएं दोस्तों सभी के सभी। ओके। गुड। एकदम, मैं तो वेल एंड गुड हूँ अमन। गुड। आप लोगों की उपस्थिति ही हमें प्रेरित करती है अपने सिलेबस को आगे बढ़ाने में। तो आइए सभी के सभी फटाफट। ठीक है। बस एक बात, कमेंट्स नहीं दिखेंगे, आप हटाइए ये सब चीज़ें प्लीज़। गुड। गुड। पाब्लो, आपकी वजह से ही ज्योग्राफी लिया हूँ। मोस्ट वेलकम मेरे दोस्त। ओके। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा जल्दी से बताओ, क्लास की शुरुआत आज से करनी है हम लोगों को। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है कोई भी। मेरी नज़र अभी कैमरे की तरफ नहीं, केवल कमेंट्स चैट पैड पर है। अगर नहीं है तो खाम खा का मत पूछना। कुरैशी ने लिखा प्लीज़ सर पहले वाला टाइम। कुरैशी थोड़े दिन, बस एक दो सप्ताह मैनेज करो मेरे दोस्त। एक दो सप्ताह बस। अच्छा, मेरा तरीका पढ़ाने का औसम है, बाकी सारी चीज़ें ओके। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसका नोट्स मिलेगा क्या? पक्का मिलेगा, अब आगे से मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ डाउट मैं छोड़ता ही नहीं। ओके। हिंदी शुद्ध लिखवाने के लिए चलवा दीजिए। क्या? मैं समझ नहीं पाया। ओके। कॉम्प्रहेंसिव नोट्स ओपन नहीं हो रहा है। इसके लिए तो बात आप लोगों को संस्था से करनी होगी, है ना। ये सारी चीज़ें टेक्निकल बातों के लिए संस्था से बात करनी होगी। ऑप्शनल आपका जीएस क्लास, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल कर रहे हैं जीएस का नहीं भी लेंगे तो चलेगा। सर बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ओके गुड, वेरी गुड। पीएचडी करनी है, बहुत मज़ा आ रहा है सर पढ़ने में। ओके गुड, शानदार। चलो चलो। तो मुझे लगता है बच्चों के कोई डाउट नहीं है, सभी लोगों ने बस कुछ इसी तरह के मैसेजेस लिखे हैं। हम लोग आज से अपनी कक्षा को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं ना। जस्ट वेट। देखो ध्यान से, आज हम लोग देखो, लास्ट क्लास में हमने बताया था, लास्ट क्लास में कि ज्योग्राफी जब भी हम शुरू करेंगे तो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें दो ही आधार लेने हैं, दो ही तरीके लेने हैं। पढ़ते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक अवस्थिति का ध्यान रखना होगा, अवस्थिति का। तो दूसरे संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कालखंड का। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अब उदाहरण भी देकर बताया था कि किस तरह से जैसे कोई भी घटना घटित हुई तो घटना घटित होने के क्रम में आपने पूछा कि सर ये घटना कब घटित हुई, ये घटना कहाँ घटित हुई, ये घटना किस प्रकार से घटित हुई। तो बेसिकली कब पढ़ने के लिए हमें कालखंड को देखना होगा, कहाँ पढ़ने के लिए अवस्थिति को देखना होगा, और कैसे यह परिघटना घटित हुई, इसे पढ़ने के लिए हमें प्रक्रिया को समझना होगा। इसे पढ़ने के लिए प्रक्रिया को समझना होगा। तो सबसे पहले, जो कि सिलेबस का डायरेक्ट अंग नहीं है लेकिन पूरे के पूरे ज्योग्राफी में उपयोग में आएगा, हम लोग कालखंड को पढ़ें। सबसे पहले कालखंड का अध्ययन करेंगे।
आखिर इसी पूरे कालखंड के दौर में भूगोल की तमाम घटनाएं घटित हुई होंगी। सिलेबस आपके सामने है जियोमॉर्फोलॉजी का। पढ़ना था हमें भू आकृति विकास के नियंत्रक कारक। सिलेबस का पहला पक्ष ये होना चाहिए और ये डेली आपके सामने उपस्थित रहेगा। लेकिन अभी आज हम इसे नहीं पढ़ रहे, इस सिलेबस के अंग के रूप में किसी टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, बट यहीं पर इसे पढ़ने के लिए जो बहुत जरूरी है उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक इस प्रकार से आप समझो कि आप चाहते हो ना कि मैं किसी भी विषय को जिसको पढ़ा रहा हूं तो बेस से लेकर टॉप तक सब कुछ पढ़ा दूं, सब कुछ पढ़ा दूं। और पढ़ना भी चाहिए, ठीक ऐसा ही पढ़ना चाहिए। तो जब बेस से टॉप तक पढ़ना है तो आपको उस बेस को आज से तैयार करना शुरू करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने शुरू किया और बताया कि बेसिकली महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने कहा है कि कार्बोनिफेरस कालखंड में आज के संपूर्ण महाद्वीप एक साथ इकट्ठे एक बड़े महादेश के रूप में उपस्थित थे जिसे पैंजिया कहा जाता है। आपके मन में सारी की सारी बात तो बैठेगी, लेकिन सोचोगे सर ये कार्बोनिफेरस क्या है, ये कालखंड क्या रहा होगा, इसकी क्या विशेषता रही होगी। अब आगे इसी को मैं पैरा को बढ़ाऊंगा तो क्या बोलूंगा कि जुरासिक कालखंड में भूगर्भिक हलचलों की वजह से पैंजिया दो भागों में टूटा तथा क्रिटेशियस कालखंड में अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड भी विभक्त होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में संचरित होने लगे। तो जब आपने जुरासिक कालखंड, क्रिटेशियस कालखंड, कार्बोनिफेरस कालखंड सुना ही नहीं है तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको कैसे हल करोगे। इसका जवाब कैसे आएगा आपके पास? कभी नहीं आएगा। भारत पढ़ रहे हो, अरावली पढ़ना शुरू किया तो अरावली को पढ़ा तो क्या पढ़ा कि यह प्री कैम्ब्रियन कालखंड की दुनिया की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो सर ये प्री कैम्ब्रियन कालखंड कौन सा है? जब तक आप ये उपलब्ध नहीं कराओगे सर हमें, तब तक हम कैसे जान पाएंगे। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि पहले मैं एक बार आप लोगों को 1 से 2 कक्षा में कालखंड की पूरी जानकारी करा दूं, ताकि पहली कक्षा से लेकर ऑप्शनल में जब 350वें घंटे की भी क्लास चल रही हो, 340वें घंटे की भी क्लास चल रही हो, आपको कभी एक विषय बिंदु पर कभी क्वेश्चन मार्क लगाने का अपने आप पर मौका ना मिले। तो इसीलिए मित्रों आज का सिलेबस का जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट होने जा रहा है वो क्या होगा? ध्यान से, हमारा पाठ्यक्रम का जो अंग होगा वो होगा जियोलॉजिकल, इंग्लिश में लिखता हूं, हिंदी में भी लिखूंगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हिंदी में बोलेंगे भूगर्भिक समय सारणी। क्या कहेंगे इसे? भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी। सभी हेडिंग दीजिए, यहां से टॉपिक शुरू करते हैं। भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी, सारणी लिख दिया सभी ने? भूगर्भिक समय सारणी लिखें सभी ध्यान से। इसमें क्या करना है? लिखें विभिन्न भौगोलिक परिघटनाओं, विभिन्न भौगोलिक परिघटनाओं का अध्ययन पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड से लेकर, पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड से लेकर वर्तमान तक क्रमिक कालखंडों में
भूगर्भिक या भौगोलिक समय सारणी, भूगर्भिक या भौगोलिक समय सारणी के अंतर्गत किया जाता है। भौगोलिक या भूगर्भिक समय सारणी के अंतर्गत किया जाता है, के अंतर्गत किया जाता है। पूर्ण विराम, जो कि चट्टानों की आयु, कॉमा, वनस्पतियों एवं जंतुओं के उद्भव एवं विकास, वनस्पतियों एवं जंतुओं के उद्भव एवं विकास के साथ साथ उनके जीवाश्मों के साक्ष्यों पर आधारित है। पूर्ण विराम, उनके साक्ष्यों पर आधारित है। पूर्ण विराम लगा दिया ना? ओके, अब ध्यान से आगे की बात मैं कहूं उससे पहले बोल देता हूं, रोहित राजपूत या कोई भी विद्यार्थी जो भी आप कमेंट्स कर रहे हैं, ध्यान रखना, कोई कमेंट्स देखते हुए भी मैं किसी कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा। शुरू के 5, 7, 8 मिनट हो चुके हैं, अब पढ़ना है। केवल 1 घंटे 30, 35, 40 मिनट तक लगातार पढ़ना है और आफ्टर दैट मैं आपके कमेंट्स लूंगा। बाकी अब करते रहो। निशांत पाठक का भी है, मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं जवाब दूंगा। बस यहां पर आप ध्यान से अब पढ़ेंगे सभी के सभी। मैंने अभी लिखाया कि जो भूगर्भिक समय सारणी है उसमें पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की तमाम परिघटनाओं का अध्ययन क्रमवार रूप से किया जाता है, सिलसिलेवार किया जाता है, एक के बाद एक के रूप में किया जाता है। लेकिन यह अध्ययन किस पर आधारित है? चट्टानों की आयु पर आधारित है कि चट्टानें कितनी पुरानी हैं। तो उन चट्टानों के आयु के साथ साथ उन विविध कालखंडों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का विकास कैसे हुआ, उनके जीवाश्मों के साक्ष्यों पर आधारित है। आज समझेंगे, आज यहाँ पर पढ़ेंगे भी, उनके जीवाश्मों के साक्ष्यों पर आधारित है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है दोस्तों यहाँ पर कि आखिर हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग किस कालखंड में हुई थी? हमारे पृथ्वी पर प्रथम चट्टानों की उत्पत्ति किस कालखंड पर हुई थी और किस प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जीएस की कक्षा में आप सभी ने या कि मुझसे पढ़ा होगा या कि नहीं भी पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझसे आप सब पढ़ेंगे कि हम अगर सोलर सिस्टम की उत्पत्ति की बात करें, अगर हम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या हम बिग बैंग थ्योरी के आधार पर करते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर करते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत के तहत एक सिंगुलैरिटी था, सिंगुलैरिटी में सारा का सारा ब्रह्मांड का पदार्थ समाहित था। चूंकि सिंगुलैरिटी का तापमान, घनत्व तथा गुरुत्वीय बल आदि उच्चतम था, सर्वोच्चतम था, जिसकी गणना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर नहीं हो सकती, एक कालखंड विशेष में उसी उच्च घनत्व के कारण और तापमान के कारण सिंगुलैरिटी में लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट से प्राप्त पदार्थों से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। इस प्रकार से बातें विस्तार पूर्वक आप मुझसे जीएस में पढ़ते हैं, बट यहाँ ये अंग आपके ऑप्शनल का भाग नहीं है, इसलिए इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बट जहाँ से ऑप्शनल की शुरुआत करनी है और जहाँ से आपको जानना है, वो तमाम बातों को यहाँ से आपको समझना होगा। बेसिकली
पृथ्वी के संदर्भ में आप सभी लोगों ने एक बात अवश्य पढ़ी होगी कि हमारी पृथ्वी अपने उत्पत्ति कालखंड के दौरान गैसीय उच्च तापमान वाली गैसीय आग के गोले की भांति थी। अपने उत्पत्ति कालखंड में हमारी पृथ्वी कैसी थी? उच्च तापमान वाली गैसीय आग के गोले के रूप में थी। पर बचपन में ऐसे ना पढ़ के सिंपल सा हम लोग पढ़ते थे कि हमारी पृथ्वी आरंभ में आग के गोले की भांति थी। तो दहकते हुए किसी ठोस गोले की भांति नहीं थी। मान लो लोहे का एक ठोस पिंड ले लो और उसको आग में डाल दो और वो ठोस पिंड दहकता हुआ आग का गोला दिखे, तो हमारी पृथ्वी वैसी नहीं थी। बल्कि दोस्तों यहां समझना है कि गैस के आग के गोले की भांति थी। यहां पर गैस शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। तापमान इतना अधिक था कि वह गैसीय आग के गोले की भांति थी। मीन्स इसका संपूर्ण ठोस पदार्थ तरल में बदला होगा और वही तरल पदार्थ गैसियस मास के रूप में उपलब्ध हुआ होगा। आप पदार्थ की 3 अवस्थाओं को मोटे मोटे तौर पर पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था होती है, तापमान बढ़ाया तो तरल अवस्था हो गई, तापमान और बढ़ाया तो गैसीय अवस्था हो गई। तो तापमान इतना अधिक था अपने उत्पत्ति कालखंड में पृथ्वी का कि इस तापमान की वजह से हमारी पृथ्वी गैसीय आग के गोले की भांति थी, जिसे हम अग्नितप्त आग का गोला भी कह सकते हैं। केल्विन महोदय ने इस पर विशद प्रयोग किया है, रिसर्च किया है, शोध और अनुसंधान किया। तो केल्विन का कहना था कि हमारे पृथ्वी के बाह्य सरफेस, आउटर सरफेस का तापमान भी लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक रहा होगा। देखो, आज भी अगर हम बात करें कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है, तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री 5800 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्राप्त हो रहा है। लेकिन केंद्र ठोस अवस्था में। क्यों? जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो मैं विस्तार से समझाऊंगा। पर फिर भी जब हम पृथ्वी के बाहरी सतह की बात करते हैं तो केल्विन ने ऐसा क्यों कहा कि 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पृथ्वी के सतह का रहा होगा और यह पूरी तरह से गैस की दशा में रही होगी? इसका कारण है कि पृथ्वी की सतह पर अगर दाब की बात की जाए तो केंद्र की तुलना में बहुत कम था। पृथ्वी की सतह पर केवल एक वायुमंडलीय दाब प्राप्त होता है और उस समय पर तो वायुमंडल भी नहीं था, तो वायुमंडल के दाब की भी चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए सापेक्षिक रूप से कम तापमान पर भी पृथ्वी का जो सतही पदार्थ था उसका जो स्वभाव था, चरित्र था, प्रवृत्ति थी, रूप था, वह गैसियस मास के रूप में था। गैसियस मास के रूप में था। कुछ बच्चों ने लिखा है, जैसे कुरैशी ने, कि सर प्लाज्मा भी अवस्था है। तो निश्चित रूप से तरल और ठोस के मध्य की एक अवस्था प्लाज्मा भी होती है, जिसे हम लोग आज एक अवस्था के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो ये गैसीय आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करता है। क्यों ठंडा होना शुरू करता है? क्योंकि आपको एक बात बता दूं, जिस समय पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी या बिग बैंग हुआ था, उस समय पर हमारे ब्रह्मांड का तापमान भी अनंत था, इनफाइनाइट था, जिसकी गणना हम लोग अपने फिजिकल एंड मैथमेटिकल मेजरमेंट्स के आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांडीय पदार्थों का एक्सपेंशन होता गया, वैसे भी आप समझो, जब आयतन छोटा होगा तो तापमान अधिक होगा। उसी का आयतन आप बढ़ा दो तो बढ़ते आयतन के साथ उसका आंतरिक तापमान किसी भी बॉडी का घटने लगता है। तो आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का आज भी फैलाव हो रहा है। तो फैलते हुए ब्रह्मांड के संदर्भ में यह भी जाने आप कि धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड शीतल हो रहा है। तो ब्रह्मांड के शीतल होने के क्रम में हमारी पृथ्वी भी, हमारे सोलर सिस्टम के प्रत्येक पिंड भी ब्रह्मांडीय पिंड ही थे। इसलिए उत्पत्ति कालखंड के दौर से यदि आज तक देखा जाए तो लगातार उनके तापमान में गिरावट आ रही है और लगातार आते हुए तापमान में गिरावट की स्थिति को शीतलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप कुछ नहीं लिखोगे, मैं लिखाऊंगा। क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ कूलिंग, जिसे हम कहते हैं शीतलीकरण की प्रक्रिया।
शीतलीकरण की प्रक्रिया ये हो रही थी पृथ्वी में, प्रोसेस ऑफ कूलिंग हो रही थी। हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। अब ठंडा होने के साथ ऐसा क्या क्या चल रहा था, आपको पृथ्वी की उत्पत्ति समझा रहा हूं अभी। ठंडा होने के साथ क्या क्या चल रहा था, ठंडा होने के क्रम में पदार्थों में एक विशिष्ट प्रक्रिया घटित होती है और वो पृथ्वी में भी हो रही थी। तो आखिर वो विशिष्ट प्रक्रिया क्या है? विशिष्ट प्रक्रिया है, सुनना ध्यान से, ये जो पृथ्वी में आज गैसियस मास प्राप्त हो रहा था, तब का गैसियस मास प्राप्त हो रहा था, यह विभिन्न प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिजों का था। इसमें लोहा का खनिज भी गैसियस मास में था, निकिल का खनिज भी गैसियस मास में था, मैग्नीज या मैग्नीशियम का खनिज भी गैसियस मास में था, सिलिका और एल्यूमिनियम का खनिज भी गैसियस मास के रूप में था। तो कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम आदि का खनिज भी गैसियस मास के रूप में था। भिन्न भिन्न भार वाले पदार्थों का मास उच्च तापमान की वजह से गैसों के रूप में पाया जाता था और ये सारे के सारे पदार्थ आरंभ में मिक्स्ड थे, मिश्रित थे। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? सपोज आपने ये शीशे की ग्लास उठाया और इसको गलाकर गैस में बदल दिया, आपने प्लास्टिक का बॉटल उठाया, इसको उठाया और आपने इसे गैस में गलाकर बदल दिया, आपने मोबाइल फोन उठाया और इसको भी गलाकर गैस में बदल दिया, और गैस में बदलकर आप एक डिब्बे में इन तीनों की गैसें भर दो और ये तीनों गैसें आपस में मिश्रित है। तो शुरू में तो यह कुछ इस प्रकार से मिश्रित थी, लेकिन समय के साथ जब इसके अंदर भरी हुई गैसें ठंडी होनी शुरू होंगी, ध्यान से, अर्थात पृथ्वी का शीतलन आरंभ हुआ, तो शीतलन के साथ साथ इसमें और एक प्रक्रिया घटित हुई जिसे हम मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसे हम मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया, इंग्लिश में मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया घटित हो रही थी। मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया घटित हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी में आरंभिक गैसियस मास के रूप में पाई जाने वाली इस पृथ्वी में जितने भी हल्के पदार्थ थे, हल्के पदार्थ सतह की ओर उत्प्लवित हो रहे थे, हल्के पदार्थ क्रमशः ऊपर सतह की ओर जा रहे थे। कहां की ओर जा रहे थे? हल्के पदार्थ सतह की ओर जा रहे थे, क्योंकि ये हल्के थे, जबकि जितने भी भारी पदार्थ थे, जितने भी हैवियर मटेरियल थे, वह धीरे धीरे कहां? केंद्र की ओर डूबते जा रहे थे। भारी पदार्थ केंद्र की ओर डूबे, जबकि हल्के पदार्थ सतह की ओर गए, सतह की ओर गए। जैसे ये पानी का मैं ग्लास ले लूं, पानी में, ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैं मिट्टी को ले आऊं और मिट्टी के कुछ कणों को इसमें घोल दूं। दोस्तों ध्यान से देखते रहना, मिट्टी के इस कण को घोल दूं और पूरी तरह से पानी को हिला दूं। विजुअलाइज करना, समझने की कोशिश करना। और थोड़ी देर बाद पानी की इस ग्लास को मैं स्थिर रख दूं तो आप नोटिस करना क्या होगा? मिट्टी के जितने भी भारी कण हैं वो तली में बैठ जाएंगे और मिट्टी के जितने भी हल्के कण हैं वह मिट्टी में तैरते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, पानी में फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, निलंबित रहेंगे और यह ऊपर की ओर पाए जाएंगे। मतलब भारी कण जिस तरह से इस जल का डिपॉजिट हो गया, निक्षेपित हो गया, हल्का कण ऊपर आ गया, इसी तरह से इस गैसियस मास में भारी कण जितने भी प्राप्त हो रहे थे वह केंद्र में डूबते जा रहे थे, केंद्र की ओर धीरे धीरे जा रहे थे और हल्के कण ऊपर की ओर आ रहे थे। जीएस की कक्षा में जिन बच्चों ने पढ़ा है उन बच्चों को मैंने उदाहरण दिया था दूध का, एक बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था दूध का, कि जिस तरह से गर्म दूध को जब हम ठंडा होने के लिए रखते हैं तो दूध का सबसे जो हल्का मटेरियल है, हल्का पदार्थ है, वो होता है फैट, जिसे आप क्रीम कहते हैं। तो वो हल्का पदार्थ सरफेस की ओर आ जाता है। दूध का सबसे हल्का पदार्थ होता है क्रीम, जिसे आप वसा भी कहते हैं, वो सरफेस में आ जाता है। जबकि दूध का सबसे भारी पदार्थ होता है दूध में मिले हुए मिनरल्स,
दूध में मिले हुए पोषक तत्वों में पोषक खनिज बेसिकली यह केंद्र की ओर चले जाते हैं। ये कहां चले जाते हैं? केंद्र की ओर चले जाते हैं। केंद्र का मतलब तली की ओर चले जाते हैं। तो मिनरल तली की ओर चले गए और फैट वगैरह सरफेस में आ गए और दूध के मध्यवर्ती भाग में दूध में घुले हुए होते हैं तमाम तरह के प्रोटीन, तमाम तरह के विटामिन्स आदि मिले हुए होते हैं। तो जिस तरह से ठंडा होने के क्रम में दूध में पदार्थों का सेपरेशन होता है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी में भी ठंडा होने के क्रम में पदार्थों का, भारी और हल्के खनिजों का सेपरेशन हुआ। हल्के खनिज सरफेस की ओर गए जबकि भारी खनिज केंद्र की ओर गए, और इस प्रकार से पदार्थों के होने वाले सेपरेशन की क्रियाविधि को मैग्मा पृथक्कीकरण कहा जाता है, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो मैग्मा पृथक्कीकरण हुआ। और मैग्मा पृथक्कीकरण के साथ, ध्यान से, मैग्मा पृथक्कीकरण के साथ हुआ क्या? जो हल्के खनिज थे वह सरफेस में आए, और सरफेस में आए हुए हल्के खनिजों की प्रवृत्ति क्या होगी? अब समझना। शक्ति प्रकाश तिवारी, इनके आकर्षण का रीजन क्या था? जब ये गैस स्टेज में थे, धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं शक्ति, धीरे धीरे शक्ति ठंडे हो रहे हैं। आकर्षण नहीं, अभी इनका सेपरेशन हो रहा है। आकर्षण की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपकी लग रही है, बट इसमें अभी सेपरेशन हो रहा, आकर्षण नहीं हो रहा। ठीक वैसे ही सेपरेशन की बात जैसे मैंने दूध के उदाहरण की बात कही है, ठीक है ना, दूध की बात कही, तो सेपरेशन की बात है, आकर्षण की बात यहां पर नहीं है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनते जाना, अब दूसरी बात ध्यान से सुनते जाना। जैसे ही हल्के खनिज सतह पर एकत्रित हुए और समय के साथ पृथ्वी का तापमान नीचे गिरता जा रहा है, पृथ्वी का तापमान घटता जा रहा है, तो सरफेस में उपस्थित हल्के खनिज जिसमें कैल्शियम है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के विभिन्न ऑक्साइड्स हैं, ये तमाम हल्के खनिज जब सरफेस पर उपस्थित हुए तो फिजिक्स का नियम है कि जो पदार्थ जितना हल्का होगा अपनी ऊष्मा का त्याग उतना जल्दी करेगा। दो प्रकार के नियम देखना आप। जो पदार्थ जितना हल्का होगा वो उतना शीघ्रता से अपनी ऊष्मा का त्याग करेगा, पहला नियम समझो। तो दूसरा नियम समझो कि अगर पदार्थ के सरफेस और पदार्थ की केंद्र की बात करें तो तापमान घटने की क्रम में सरफेस पोर्शन चूंकि प्रकृति के सीधे संपर्क में है, इसलिए उसके तापमान में गिरावट अधिक आएगी। जैसे उदाहरण देता हूं, उदाहरण, एक बर्तन में हमने यहां पर दाल पका कर रख ली, यहां पर दाल पकाई हुई रखी हुई है, ठीक है ना, ये दाल है जिसे पकाकर हमने रखी है। अब इस दाल को आपने ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ध्यान रखना दाल का जो ये सरफेस पोर्शन है धीरे धीरे कोल्ड हो जाएगा, लेकिन दाल का जो निचला हिस्सा है ये वार्म रह जाता है। तो सरफेस का पोर्शन क्यों ठंडा हुआ? क्योंकि यह प्रकृति या पर्यावरण के सीधे संपर्क में है। प्रकृति में इसमें ऊष्मा क्षय की दर तीव्र होगी, जबकि आंतरिक परत का तापमान ऊपरी परत निकलने से रोकती है, बाधा पैदा करती है, इसलिए निचली परत गर्म रह जाती है जबकि ऊपरी परत ठंडी हो जाती है। इसीलिए हम लोग स्पून लेकर उसे क्या करते रहते हैं, बार बार हम लोग सेक करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि पूरी की पूरी दाल ठंडी हो जाए। एक मैंने दाल का उदाहरण दिया है। दूध में भी ऐसा ही देखना, जब मलाई की परत जमा हो जाती है तो ऊपर की मलाई ठंडी तो हो जाती है लेकिन नीचे दूध गर्म रह जाता है, इसीलिए हम लोग दूध को भी, दूध की मलाई भी बार बार क्या करते हैं, इसे हटाते रहते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना। मैं देखो जो आपके छोटे छोटे प्रश्न होने जा रहे हैं ना, उन सब के प्रश्नों का खुद ही जवाब दे दूंगा, आप लोग मत परेशान हो। ये जीएस की कक्षा नहीं है, यहां मैं पूरी क्लैरिटी दूंगा यार मित्रों, एक एक बात समझाऊंगा। इतना परेशान मत हुआ करो, इतना परेशान मत हुआ करो।
अब जैसे नीरज ने लिखा सर आंतरिक परत भी तो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, तो मैंने ऐसा कब कहा नीरज कि नहीं ठंडी होगी? मैंने मना कब किया है कि नहीं ठंडी होगी? लेकिन पहले मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं कि जैसे आप शुरुआत करेंगे, शुरुआत में ऊपरी सतह जल्दी ठंडी होगी, नीचे की आंतरिक परतें धीरे धीरे समय के साथ ठंडी होती हैं। बातों को बस सुनो, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। खैर शुरुआती कक्षाएं हैं, अभी आपको इन प्रक्रियाओं को समझने में थोड़ा सा टाइम तो लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं मेरी बातों को भी सुनने और समझने में। पर अच्छा ये लग रहा है कि क्लास में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ ही बच्चे हैं जिनके डाउट्स बच रहे हैं, इसका मतलब कि ज़्यादातर बच्चे समझ पा रहे हैं, तो अच्छा है, बेहद प्रसन्नता की बात है। तो सुनो अब ध्यान से, मैंने क्या कहा कि जिस तरह दाल की ऊपरी परत जल्दी ठंडी होती है आंतरिक परतों की तुलना में, ठीक इसी तरह से जो पृथ्वी के बाह्य भाग में उपस्थित खनिज थे, दो कारणों से, पहला कारण ये हल्के तत्व थे, दूसरा कारण सीधे प्रकृति या पर्यावरण के संपर्क में थे, इसलिए यह ऊपरी खनिज जल्दी ठंडे हुए, और जो जितना जल्दी ठंडा होगा उसके पदार्थ के अवस्था की प्रकृति में उतना जल्दी रूपांतरण होगा। तो यह सतह में प्राप्त होने वाले गैसीय पदार्थ एक समय विशेष में तरल में बदले होंगे, या फिर तरल से प्लाज्मा में बदले होंगे, या प्लाज्मा से ठोस अवस्था में बदल गए होंगे। किस अवस्था में बदल गए होंगे? ठोस अवस्था में बदल गए होंगे। और इस प्रकार से एक कालखंड विशेष में हमारे पृथ्वी की जो बाहरी परत है, या पृथ्वी की हमारे जो ऊपरी परत है, यह ऊपरी परत ठोस हो गई, जिसे आज हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये धीरे धीरे एक समय विशेष पर ठोस हो गई, और जिस समय पर यह ठोस परत का पहली बार निर्माण हुआ, इसे ही हम पृथ्वी के उत्पत्ति का वास्तविक कालखंड मानते हैं, प्रथम काल अवधि मानते हैं। तो मैग्मा का पृथकीकरण हुआ, और मैग्मा के पृथकीकरण के साथ आपने देखा कि हल्के पदार्थ सतह में एकत्रित हुए, जबकि भारी पदार्थ, जितने भी भारी पदार्थ थे जैसे निकिल एवं फेरस आदि भारी पदार्थ केंद्र में डूबते चले गए। तो हमारे पृथ्वी का केंद्र भारी पदार्थों से युक्त हो गया, जबकि पृथ्वी का सतही भाग हल्के पदार्थों से युक्त प्राप्त होता है। इसी को ही आप क्रस्ट, मैंटल एंड कोर के नाम से जानते हैं। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर के नाम से जानते हैं। तो सतह में आए पदार्थ सेपरेशन के दौरान, पृथकीकरण जिसे हम कहते हैं, डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं, सतह में आए तमाम प्रकार के पदार्थ, सतह में आए तमाम प्रकार के पदार्थ जब एकत्रित हुए और एकत्रित होकर ठोस रूप धारण करते हैं, तो एकत्रित होकर ठोस रूप धारण करने की प्रक्रिया को बेसिकली घनीभूतीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। घनीभूतीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। कुछ बच्चों का प्रश्न है कि सर इसमें अपना ग्रेविटेशनल फोर्स या आकर्षण बल कहाँ से हुआ? तो E=mc² के आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि अगर मास है तो उसमें ऊर्जा निहित होगी। अगर मास है तो ऊर्जा निहित होगी। क्योंकि इन पदार्थों में मास उपस्थित था, इसलिए इनमें ऊर्जा भी उपस्थित थी। क्लियर हो गया? और अमन, आज की डेट में आप सब में से तो ज्यादातर विद्यार्थी फिजिक्स के ही होंगे, आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि विज्ञान ये प्रूफ कर चुका है कि गुरुत्वीय शक्ति भी एक स्यूडो फोर्स है। क्या प्रूफ कर चुका है? कि गुरुत्वाकर्षण बल भी एक, अब फिजिक्स में नहीं जाना चाहता दोस्तों, ज्योग्राफी को फिजिक्स नहीं बनाना चाहता, नहीं तो कठिन हो जाएगा। बस सिंपल इतना ही समझो। अब स्यूडो फोर्स है, किस तरह से स्ट्रिंग थ्योरी काम कर रही है,
तमाम तरह की बातें फिर गड़बड़ होने लगेंगी। तो ध्यान से एक बात बस समझो कि अगर द्रव्यमान है, मास है, तो एक ऊर्जा भी निहित होगी और यही ऊर्जा पृथ्वी के आकर्षण बल या गुरुत्वीय शक्ति का प्रतिबिंबन करती है, प्रतिबिंबन करती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ध्यान से कि सबसे पहले शीतलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई जिसने मैग्मा पृथकीकरण किया, और मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया के उपरांत घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया हुई। क्या हुई? सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया हुई, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया हुई। और जो इसके उपरांत की जो चौथी प्रक्रिया होती है जिसके दौरान पृथ्वी अपना वास्तविक रूप धारण करती है उसे कहा जाता है प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, मीन्स गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया, अब गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग क्या है? जिसके प्रभाव से पृथ्वी की बाह्य भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। इसे भी समझो, इसे भी समझो, और फिर इस बात को मैं एक एक करके लिखाता हूं, तब फिर कालखंड में आ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ यह तो समझना है। देखो ध्यान से मित्रों कि जब भूपर्पटी निर्मित हो गई, ऊपर का भूपृष्ठ ये ठोस रूप धारण कर लिया, तो अंदर तो ऊष्मा ऊर्जा रिलेटिवली अधिक है ही। आप सब आज के भी शोध एवं अनुसंधान से जानते हैं कि जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं ऊष्मा ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ रहा है। तो गहराई पर चूंकि यहां टेम्परेचर अधिक है, यहां गहराई पर टेम्परेचर अधिक है, और यह अधिक तापमान धीरे धीरे मुक्त होकर ठंडा होना चाहता है। तो अधिक तापमान वाले इस मैंटल पोर्शन में, जो कि भूपर्पटी के निचले हिस्से में अवस्थित था, यहां भी मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया ही चल रही थी। और इस मैंटल पोर्शन में उपस्थित जो जलवाष्प आदि थी तथा मिश्रित गैसें आदि थी, जलवाष्प एवं तमाम प्रकार की मिश्रित गैसें थी, यह मैग्मा के मैंटल से पृथक होकर धीरे धीरे बाहर अंतरिक्ष में मुक्त होना चाहती थी। अब देखो समझो, यहां पर सपोज कुछ गैस एवं जलवाष्प है जो पृथक होकर ऊपर की ओर जा रही है, जो पृथक होकर ऊपर की ओर जा रही है, जो पृथक होकर हर जगह ऊपर की ओर जा रही है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर पहुंची, यहां पर भूपर्पटी ने इसमें बाधा पैदा कर दी कि नहीं, तुझे अंदर ही रुकना है, बाहर नहीं जाने देना है। जब भूपर्पटी ने बाधा पैदा की तो ये गैसें यहां पर एकत्रित हुई, ये गैसें इकट्ठा हुई, और उच्च तापमान वाली गैसें जब इकट्ठा भी होंगी तो चूंकि इनका आयतन का फैलाव होगा, तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो उच्च तापीय यह गैसें आयतन के प्रसार के क्रम में भूपर्पटी पर दाब आरोपित करती हैं। और मित्रों, आरंभिक भूपर्पटी बहुत मोटी नहीं थी, बल्कि आरंभिक भूपर्पटी पतली थी। इस आरंभिक भूपर्पटी में इन एकत्रित गैसों ने दाब आरोपित कर इस भूपर्पटी को तोड़ दिया। क्या किया मित्रों? तोड़ दिया। और जैसे ही भूपर्पटी को तोड़ा तो अंदर का मैग्मा और अंदर संचित विभिन्न प्रकार की गैसें भूपटल पर बाहर निकल कर आ गई। कुछ ऐसा तमाम कई हिस्सों में मित्रों भूपटल पर मैग्मा के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गैसें निस्सृत होकर, जिसको इरप्शन कहते हैं, निस्सृत होकर बाहर हो गई, और यह भूपटल पर कुछ इस तरह से आरंभिक मैग्मा का जमाव हुआ। तो जब यह आरंभिक गैसें एवं मैग्मा भूपटल पर निस्सृत हुआ, मीन्स आंतरिक भाग की गैसें बाहर निकली, और इनके निकलने से पृथ्वी के अंतरतम का तापमान भी धीरे धीरे घटने लगा। इस तापमान के घटने की प्रक्रिया को
पूर्णता के साथ अगर देखा जाए तो इसे हम गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग कहते हैं। और इस डी गैसिंग के दौरान, गैस विमुक्तिकरण के दौरान ही मैग्मा का निष्कासन हुआ और यही निष्कासित मैग्मा भूपटल पर जमा होकर, मैग्मा का जमा होगा तो क्या होगा, आप सभी को ज्ञात है कि मैग्मा जब गर्म है, तरल है, तो मैग्मा है। लेकिन जैसे ही मैग्मा अपनी ऊष्मा खोकर ठंडा हो गया तो ठंडे मैग्मा को हम लावा कहते हैं। तो आरंभिक लावा निर्मित पठारों का निर्माण हुआ। पृथ्वी में क्या हुआ, आरंभिक लावा निर्मित पठारों का निर्माण हुआ, ज्वालामुखीय लावा निर्मित पठारों का निर्माण हुआ। इन्हीं ज्वालामुखीय लावा निर्मित पठारों को हम शील्ड के नाम से जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी की आरंभिक जो भूपर्पटी है, प्राथमिक जो भूपर्पटी है, पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड की जो भूपर्पटी है, वह आज भी लावा सील्ड के रूप में पाई जाती है, प्राचीनतम सील्ड के रूप में पाई जाती है। यह तमाम प्रक्रिया आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, लगभग यहां लिख देता हूं मैं, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी, वर्ष पूर्व घटित हुई थी। इसे ही पृथ्वी के उत्पत्ति का वास्तविक कालखंड माना जाता है। इसे ही दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति का वास्तविक कालखंड माना जाता है। अब इसी बात को एक एक करके सिस्टमैटिक रूप से मैं आपको लिखाता हूं, तो लिखो, पैरा चेंज करते हुए लिखना। भूगर्भ वेत्ताओं के अनुसार, जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ वेत्ताओं के अनुसार हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति, हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस चट्टानी धरातल के रूप में, ठोस चट्टानी धरातल के रूप में, ठोस चट्टानी धरातल के रूप में आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। बच्चों ने लिखा 4.5, सही है, वो भी सही है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, पूर्ण विराम लगाकर। इससे पूर्व मतलब इससे पहले पृथ्वी उच्च तापीय धधकते गैसीय गोले की भांति थी। उच्च तापीय धधकते गैसीय गोले के भांति थी, गैसीय गोले के भांति थी। पूर्ण विराम लगाएं और फिर लिखें छोटा छोटा सेंटेंस, फिर लिखें। जहां बड़े सेंटेंस की जरूरत होगी वहां बड़ा सेंटेंस भी लिखाऊंगा। एक एक पूरे पैरा का एक एक सेंटेंस लिखना भी आपको सिखाऊंगा दोस्तों। पूर्ण विराम लगा के लिखें, यह गैसीय द्रव्यमान निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के उत्पत्ति का कारण बनता है। पृथ्वी के उत्पत्ति का कारण बनता है, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो नंबर वन लिखो। इंग्लिश शब्द भी जरूर लिखना।
प्रोसेस ऑफ कूलिंग, शीतलीकरण की प्रक्रिया, शीतलीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कूलिंग। प्रोसेस ऑफ कूलिंग में सभी डैश देकर लिखेंगे कि ब्रह्मांड अपने उत्पत्ति, ब्रह्मांड अपने उत्पत्ति के दिन से लेकर आज तक लगातार प्रसार या फैलाव की दशा में है, प्रसार या फैलाव की दशा में है। अब कॉमा लगेगा, पूर्ण विराम यहां नहीं लगेगा। जिसकी वजह से ब्रह्मांडीय तापमान में निरंतर गिरावट आती जा रही है। ब्रह्मांडीय तापमान में निरंतर गिरावट आती जा रही है। अर्थात प्रत्येक आकाशीय पिंड अपनी ऊष्मा ऊर्जा खो रहे हैं, अपनी ऊष्मा ऊर्जा खो रहे हैं। इसी क्रम में पृथ्वी भी ठंडी हो रही थी। पृथ्वी भी ठंडी हो रही थी। पूर्ण विराम। पहली बात फिनिश्ड। अब दूसरी बात लिखिए, सेकेंड, प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस ऑफ तो सबके साथ आप लिखोगे, प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक, MAGMATIC, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन लिख दिया। हिंदी में मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया। क्या लिखोगे? मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया। लिख दिया मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया। अब ये क्या था जो पीछे समझा, वही चीज लिखना है। लिखो, शीतलन क्रिया के दौरान गैसीय द्रव्यमान के रूप में उपस्थित पृथ्वी के भारी पदार्थ निरंतर केंद्र की ओर डूब रहे थे। निरंतर केंद्र की ओर डूब रहे थे, जबकि हल्के पदार्थ सतह की ओर उत्प्लवित हो रहे थे। उत्प्लवन, फोर्स ऑफ बॉयंसी की बात है यहां पर। सतह की ओर उत्प्लवित हो रहे थे। उत्प्लवन को आप संचरण शब्द भी लिख सकते हैं कि सतह की ओर संचरित हो रहे थे। सतह की ओर संचरित हो रहे थे, जिससे भारी एवं हल्के पदार्थ क्रमशः एक दूसरे से पृथक होते चले गए।
पूर्ण विराम लगाकर बस एक लाइन लिखेंगे, केंद्र में सर्वाधिक भारी पदार्थों, केंद्र में सर्वाधिक भारी पदार्थों का एकत्रण हुआ, सर्वाधिक भारी पदार्थों का एकत्रण हुआ, जबकि सतह में हल्के तत्व एकत्रित हुए, हल्के तत्व एकत्रित हुए। पूर्ण विराम। अब यह था मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, पदार्थ का, मैग्नेटिक पदार्थ का एक दूसरे से अलगाव हुआ। अब आगे लिखेंगे प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड शब्द से सॉलिडिफिकेशन, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, डैश देकर लिखेंगे। घनीभूतीकरण की प्रक्रिया में सतह पर उपस्थित, सतह पर उपस्थित हल्के पदार्थ, हल्के पदार्थ दो कारणों से अपनी ऊष्मा ऊर्जा का शीघ्र क्षय का मतलब डीके का मतलब कमी, कोई भी शब्द पर क्षय शब्द ज्यादा उपयुक्त लगेगा। अपनी ऊष्मा का क्षय करते हुए धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर रहे थे, धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर रहे थे। अब वो प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो ठोस रूप धारण कर रहे थे, पूर्ण विराम लगाकर प्रक्रियाओं को लिख दो, ए लिखो। क्यों ये ठंडे हो रहे थे? ए लिखो। जो पदार्थ जितना हल्का होगा, जो पदार्थ जितना हल्का होगा ऊष्मा त्याग करने की दर, ऊष्मा त्याग करने की दर उतनी ही अधिक होगी, ऊष्मा त्याग करने की दर उतनी ही अधिक होगी। पहली बात यहां पर। अब दूसरी बात आप लिखो, बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट लिखो, पर्यावरण या प्रकृति के संपर्क की ऊपरी सतह, पर्यावरण या प्रकृति के संपर्क की ऊपरी सतह सापेक्षिक रूप से शीघ्र ऊष्मा त्याग करती है, शीघ्र ऊष्मा त्याग करती है। पूर्ण विराम लगाकर अब नीचे इन दोनों बातों को अलावा पैराचेज करते हुए इस प्रक्रिया ने ही ऊपरी ठोस भूपर्पटी का, ऊपरी ठोस भूपर्पटी का निर्माण कर दिया, निर्माण कर दिया। पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट अंतिम चौथा बिंदु लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया, गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, डैश देकर लिखेंगे। घनीभूतीकरण के साथ साथ, घनीभूतीकरण के साथ साथ
घनीभूतीकरण के साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में निहित विभिन्न गैसें, जलवाष्प, विभिन्न गैसें, जलवाष्प तथा हल्के मैग्मा तत्व, हल्के मैग्मा तत्व तापीय प्रसार की वजह से, तापीय प्रसार की वजह से आरंभिक भूपर्पटी को सैकड़ों स्थानों पर तोड़ तोड़कर बाह्य पटल में मुक्त हो रहे थे, बाह्य पटल में आए, बाहरी भाग में आए, बाह्य पटल में मुक्त हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे मित्रों, मुक्त हो रहे थे। पूर्ण विराम लगाएं, लिखो इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं ने भूपटल पर मैग्मा का जमाव कर, भूपटल में मैग्मा का जमाव कर आरंभिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण किया, आरंभिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण किया। पूर्ण विराम, ठीक है ना, पूर्ण विराम। तो ये आपने क्या लिखा, पृथ्वी के उत्पत्ति की जो प्रक्रिया थी, पृथ्वी के उत्पत्ति की जो प्रक्रिया थी, इसे आपने समझाया इन चार प्रक्रियाओं के रूप में, चार प्रक्रियाओं के रूप में, ठीक है ना। अब पैरा चेंज करते हुए लिखना है ध्यान से। कालखंड के संदर्भ में हम आने जा रहे हैं, बट आपको समझा दूं कि अभी हम लोग क्या समझेंगे। पहला विषय बिंदु हमने लिखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर किस प्रक्रिया से हुई है। पृथ्वी के उत्पत्ति की प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं हैं दोस्तों। अब दूसरा, आपने ये जान लिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुकी है। कब हो चुकी है? जैसे हम आपसे बताएं कि पृथ्वी की आयु की अगर हम बात करें, पृथ्वी की आयु कितनी है, तो आयु आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी लगभग 4.6 अरब बिलियन ईयर एगो, वर्ष पूर्व निर्मित हुई है। अब तब से लेकर आज तक का कालखंड भूगर्भिक समय सारणी कहलाती है। लेकिन हमें इसका ज्ञान कैसे होता है, हम ये जान कैसे पाते हैं कि भूगर्भिक कालखंड कितना है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूपृष्ठ में पाई जाने वाली चट्टानों की आयु कितनी है, इसे भी हमें जानना है। तो लिखें, एक पैराग्राफ लिखना है। और पैराग्राफ क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष, लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है।
पुरानी है, जिसका ज्ञान हमें निम्नलिखित साक्ष्यों के माध्यम से कैसे जानते हैं, है ना, जिसका ज्ञान हमें निम्नलिखित साक्ष्यों के माध्यम से होता है। एविडेंस पर कभी भी प्रश्न आपसे अलग से बन सकता है, एविडेंस से कभी भी आपसे यह प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित साक्ष्यों के माध्यम से होता है। रुद्र का प्रश्न है कि सर ये बेसिकली जो आपने अभी बताया ये सबसे पहले किसने कहा, तो पीछे मैंने नाम लिया था, इस पूरी प्रक्रिया का जिक्र केल्विन महोदय ने और राजेश मिश्र महोदय ने दिया था। तो लिख दे अकॉर्डिंग टू राजेश मिश्र, ठीक है। केल्विन ने तो 2 बातें बताई और मैंने उसमें से 4 बातें और जोड़कर आपको लिखाई। तो केल्विन ने बताया था रुद्र, और पवन ने पूछा है कि अरे भाई लोगों आप सब कहाँ से हो, मैं तो लखनऊ से हूँ। पवन की कुछ और ही राग रंग हैं, ये अपनी चीज़ों को यहाँ तक ले आकर पहुँचा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त पवन, पढ़ लो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, इस सब से कुछ नहीं निकलेगा। चलो फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं। फटाफट रिवीजन के क्रम में आज हमें पढ़ना था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की शुरुआत कब से होती है? पृथ्वी के उत्पत्ति से होती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब मानी जाती है? लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। उत्पत्ति की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो 4 प्रक्रियाएं हैं। प्रोसेस ऑफ कूलिंग, प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, तो प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, ये 4 प्रक्रियाएं हैं। ये 4 प्रक्रियाएं हैं। इन 4 प्रक्रियाओं के उपरांत हमारी पृथ्वी अपना वास्तविक रूप धारण करती है। बट वास्तविक रूप धारण किया, इसके कुछ तो एविडेंसेस होने चाहिए। मैंने आपको पीछे ओरिएंटेशन कक्षाओं में और इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी में बताया था कि इसमें कारण एवं परिणामों को भी पढ़ा जाता है, इसमें क्यों और कैसे का भी जवाब खोजा जाता है। तो हमें यह भी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर पृथ्वी की आयु कितनी है, यह हम कैसे जान पाए हैं? इसके लिए कुछ तो एविडेंसेज होंगे, कुछ तो साक्ष्य होंगे। रास्ते में पड़ी हुई एक चट्टान उठाया, पत्थर का टुकड़ा मैं लाया और आपको प्रदान कर दिया, आपको यह दिया कि दोस्त ये जो आपको मैंने पत्थर का टुकड़ा दिया है, ये पत्थर का टुकड़ा है, ये पत्थर का टुकड़ा दिया है, ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले का है, 100 करोड़ वर्ष पहले का, मैंने आपको ये प्रदान कर दिया। आप बोलोगे सर कैसे पता कि ये 100 करोड़ वर्ष पुराना है? क्या कहोगे कि ये कैसे पता कि 100 करोड़ वर्ष पुराना? पूछोगे कि नहीं? तो इसी तरह से पृथ्वी की आयु इतनी ही है, इसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं? सर जी आप ये भी तो बताओ। तो पृथ्वी के आयु निर्धारण के साक्ष्य कौन कौन से हैं, अब हम लोग यह पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी की आयु इतने वर्ष पुरानी है, तब से लेकर आज तक की आयु की गणना के साक्ष्य निम्नलिखित हैं। कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि पृथ्वी के आयु निर्धारण के आधार या साक्ष्य, ऐसा कुछ हेडिंग दे दो आप। आयु निर्धारण के आधार या साक्ष्य, कुछ भी ऐसी हेडिंग दे दो। साक्ष्य सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे खगोलीय साक्ष्य। खगोलीय साक्ष्य, खगोलीय साक्ष्य। खगोलीय साक्ष्य का मतलब क्या हो गया? कॉस्मिक एविडेंस। कौन कौन से साक्ष्य हो गए इसके? अब हमें साक्ष्यों पर बात करनी है, और साक्ष्यों पर आपसे अलग से कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अभी देखो मैं क्लास के साथ साथ आपको याद भी करा दूंगा, अभी क्लास के साथ साथ याद करा दूंगा। पहले नंबर पर हमने क्या कहा? फर्स्ट नंबर पर खगोलीय साक्ष्य कहा, खगोलीय साक्ष्य कहा। और ध्यान रखना
एक साक्ष्य के माध्यम से आयु की गणना नहीं होती। शुरू में ही बता दूं, सारे के सारे साक्ष्य को एक साथ इंपोज किया जाता है, फिर देखा जाता है इसमें मोस्ट ऑथेंटिक कौन सा लागू होता है। तो खगोलीय साक्ष्य में सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे, पहले नंबर पर चर्चा करेंगे, ए नंबर पर चर्चा करेंगे सूर्य की आयु। सूर्य की आयु। अब समझो सभी के सभी लोग, सूर्य की आयु से समझो पृथ्वी की आयु की तुलना कैसे करते हैं। पृथ्वी की आयु की तुलना कैसे करते हैं। अभी आप सभी जानते हैं कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, बहुत सरल बात है, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। और नाभिकीय संलयन में किस नाभिक का संलयन हो रहा है, किसका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो आप सभी मुझे बताएंगे कि सर हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों का संलयन हो रहा है। ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम आपस में मिलते हैं, हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तो कुल मिलाकर सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, तो नाभिकीय संलयन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन संलयित होकर किस में परिवर्तित हो रहा है, हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। तो हाइड्रोजन एवं हीलियम की अगर आनुपातिक गणना कर ली जाए, क्या कर ली जाए, आनुपातिक गणना कर ली जाए, आनुपातिक गणना कर ली जाए, तो इससे ज्ञात हो जाएगा कि सूर्य में यह संलयन की प्रक्रिया कब से चालू हुई, तो सूर्य की आयु कितनी है। तो देखो, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का ही, हमारे सौर परिवार का ही एक अंग है। अगर हमारी पृथ्वी सौर परिवार का ही एक अंग है तो इसकी आयु सूर्य के आयु से कमोवेश मिलती जुलती होगी। कितना सरल कैलकुलेशन है कि नहीं है। किताबों में पढ़ोगे तो बहुत कठिनाई से मिलेगा मित्रों। ये सारी की सारी बात जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक पुस्तक साक्ष्य के रूप में आपको दे रहा हूं। ये डॉक्टर जेपी शर्मा है, इनका जियोमॉर्फोलॉजी पर बहुत अच्छा रिसर्च है मित्रों। इनकी पुस्तक में ये चीज मुझे बहुत अच्छे से मिली। मेरे पास तो कई किताबों का संग्रह है यहाँ पर। अलका गौतम जी भी हैं, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है। ये पुस्तक तो मैंने शायद जैसे कक्षा में आपको कभी दिखाया भी होगा। और इसके साथ डी.आर. खुल्लर महोदय की भी रिसर्च बुक है। और बाकी भी मैंने थॉर्नबरी में भी देखा, उसमें इतना बढ़िया से नहीं लिखा जितना बढ़िया से इन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहां पर दिखाया है। पर इनकी सबकी भाषा किताबों की, रिसर्च पेपर्स वालों के लिए है, रिसर्चर्स के लिए ये सारी बुक्स हैं। अब इसकी भाषा पढ़ोगे तो आपको बहुत कठिन लगेगी, पर मैं आपको बहुत सरलता से समझा रहा हूं। मैंने क्या समझाया कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है, हीलियम में ऊर्जा मुक्त होती है। ये कन्वर्जन का जो अनुपात है, इसके अनुपात की गणना की गई तो अनुपात की गणना से निकल कर आया कि सूर्य में यह प्रक्रिया लगभग 5 अरब वर्षों से घटित हो रही है। इसका मतलब कि हमारी पृथ्वी की आयु भी लगभग 5 अरब वर्ष की होगी। इस तरह से इस साक्ष्य के आधार पर हम जानते हैं। तो सभी के सभी लोग लिखें, सभी के सभी लोग लिखेंगे केल्विन महोदय के अनुसार, केल्विन महोदय के अनुसार सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन परमाणुओं में पाई जाने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है।
पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। संलयन के दौरान, संलयन के दौरान हीलियम परमाणु बनता है एवं हीलियम परमाणु बनता है एवं सूर्य की सतह से प्रति सेकंड प्रति सेकंड 10 टू द पावर 26 10 की घात 26 कैलोरी ऊर्जा, लगभग में लिखना, लगभग 10 टू द पावर 26 कैलोरी ऊर्जा ऊर्जा मुक्त होती है मुक्त होती है पूर्ण विराम लगाएं, मुक्त होती। ये बात आपने लिख दिया ना कि हीलियम बनेगा और ऊर्जा मुक्त होती है। लिखो, हाइड्रोजन एवं हीलियम की आनुपातिक गणना, हाइड्रोजन एवं हीलियम की आनुपातिक गणना के साथ साथ मुक्त ऊर्जा की मात्रा के आधार पर, मुक्त ऊर्जा की मात्रा के आधार पर सूर्य की कुल आयु 10 से 12 अरब वर्ष, 10 से 12 अरब वर्ष की मानी जाती है। मानी जाती है, जो कि लगभग अपनी आधी आयु जी चुका है। पूर्ण विराम लगाएं। अब अंतिम बात पे आते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का अंग होने के कारण, पृथ्वी सौर परिवार का अंग होने के कारण, इसीलिए लगभग 5 अरब वर्ष, लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी ही होगी पूर्ण विराम। पहली बात समाप्त हुई। तो अब दूसरी बात लो, बी पॉइंट लिखो। बी पॉइंट में लिखेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की दूरी। अब इससे कैसे ज्ञात हो रहा है, इसे भी लिखना है। चंद्रमा की दूरी डैश देकर लिखेंगे। गैमो एक प्रसिद्ध विद्वान है जिन्होंने ज्वारीय तरंगों पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। तो गैमो के अनुसार घूर्णित पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी में घूर्णन है, घूर्णित पृथ्वी के सापेक्ष, गैमो के अनुसार घूर्णित पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा प्रत्येक वर्ष लगभग 13 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा लगभग कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा जितना आज पास में है, एक वर्ष बाद उतना ही पास में नहीं रहेगा, लगभग 13 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा मित्रों पृथ्वी से। पूर्ण विराम लगाओ।
पूर्ण विराम लगाओ। आज आज पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग 3,86,000 किलोमीटर की है। अब इसमें भी पेरिजी एंड अपोजी की स्थिति है, पर मोटे मोटे तौर पर मैंने लिखा दिया। चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी लगभग 3,86,000 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में लगभग 4 अरब वर्ष लगे होंगे। 4 अरब वर्ष लगे होंगे। तो कुल मिलाकर जब पृथ्वी बन गई होगी तभी तो चंद्रमा बाहर निकला ना पृथ्वी से। चंद्रमा कहां से बना है? तो चंद्रमा पृथ्वी से निकले हुए पदार्थों से बना है। तो पृथ्वी से निकले पदार्थों से बना और गया, तो 4 अरब तो इसको धीरे धीरे दूर हटते हुए एक समय लग गया। तो 4 अरब से तो कम से कम अधिक पुरानी ही होगी पृथ्वी। यह बात यहां पर इस तथ्य से तय हो जाती है, यह बात यहां पर तय हो जाती है। ठीक है ना? तो पहली बात यहां पर समाप्त हुई। और दूसरी बात अब लिखो। ये पहली बात समाप्त हुई, खगोलीय साक्ष्य। अब हम दूसरी बात यहां पर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर लिखेंगे भूगर्भिक साक्ष्य। भूगर्भिक साक्ष्य, जियोलॉजिकल एविडेंस। पहले थे कॉस्मोलॉजिकल या कॉस्मिक एविडेंस, तो दूसरे हो गए जियोलॉजिकल एविडेंस। भूगर्भिक या भूवैज्ञानिक साक्ष्य। अब भूवैज्ञानिक साक्ष्य में कौन कौन से लिखेंगे? तो लिखेंगे नंबर 1 या ए लिखें। अमन ने लिखा है कि सर 3,84,000 किलोमीटर। अरे हाँ भाई हाँ, ठीक हो अमन आप, ठीक है। तो लिखो सभी ए पॉइंट लिखो। पहला बिंदु, पृथ्वी का तापमान। आइए इस पे आइए। अब समझिए क्या है। केल्विन महोदय का कहना है, क्या कहना है केल्विन का? कि उत्पत्ति कालखंड में पृथ्वी का जो सतही तापमान रहा होगा वो लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस का, यह केल्विन का रहा होगा। 4500 डिग्री केल्विन का तापमान पृथ्वी का रहा होगा उत्पत्ति कालखंड में। आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अगर आप देखें तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का पाया जाता है। तो इस तापमान की गणना करें कि तापमान यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा होगा। तो इस गणना से हम आकलन लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी की आयु कितनी पुरानी होगी। सपोज हमने इस रिमोट को, ये लोहे की एक छड़ है कुछ भी है, रिमोट को आग में डाल दिया और आग में डालकर बाहर ले आकर ठंडा होने के लिए रख दिया, और हमने इसकी गणना कर दी कि यह प्रति सेकंड कितने रेट से ठंडा हो रहा है। तो जब तक यह ठंडा हुआ इसका हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि इसको ठंडा होने में इतना वर्ष लगा, तो कुल मिलाकर यह इतने वर्ष पुराना हो गया। यही प्रक्रिया का सहारा लिया केल्विन महोदय ने। तो लिखें केल्विन के अनुसार पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड में औसत तापमान लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस में लिख देते हैं, केल्विन में नहीं लिखते। 4500 डिग्री सेल्सियस
डिग्री सेल्सियस के करीब रहा होगा, के करीब रहा होगा, पूर्ण विराम, घटते तापमान के साथ, घटते तापमान के साथ आज पृथ्वी का औसत तापमान, आज पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस। पूर्ण विराम लिखो। इस तापमान को प्राप्त करने में, घटकर यह तापमान यहां तक पहुंचा, इस तापमान को प्राप्त करने में लगे समय की गणना के आधार पर, लगे समय की गणना के आधार पर पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। बेसिकली इन्होंने जो निकाला, तो ये तो निकालते ये है कि लगभग 10 से 100 करोड़ वर्ष की घटना ये हो रही होगी। 100 करोड़ वर्ष तक की ही बात करते हैं कि इतना तो कम से कम समय लगा होगा, बाकी भी एक्स्ट्रा हो सकता है, बट ये भी एक आधार हो सकता है। केल्विन महोदय ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है। तो ए हो गया पृथ्वी का तापमान। इसी में जब हम बी की बात करेंगे तो लिखें सागरीय लवणता। क्या लिखेंगे? सागरीय लवणता। अब लवणता बहुत जबरदस्त साक्ष्य है। आप सभी के सभी जानते हैं कि आज महासागरीय जलराशियों की औसत लवणता 35 प्रति हजार पाई जाती है। कई बच्चे तो अब यहीं पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये प्रति हजार क्या है। प्रतिशत तो आज तक हमने सुना, पर ये प्रति हजार क्या है, आप ये तो मुझे समझाएं। प्रति हजार का मतलब है, प्रति हजार कि 1000 ग्राम अगर हमने जल ले लिया तो 1000 ग्राम पानी या जल ले लिया सागर का, तो इस पानी में घुले लवणों की मात्रा, इसमें घुले लवणों की मात्रा कितनी है? लवणों की मात्रा कितनी है? तो ये 35 ग्राम है। ये कितनी है? 35 ग्राम है। तो इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि 1000 ग्राम अगर जल लिया हमने, तो उसमें सागरीय जल लिया, तो उसमें औसत रूप से घुले हुए लवणों की मात्रा 35 ग्राम है। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए प्रतिशत नहीं, चूंकि 1000 की बात आती है तो प्रति 1000 रुपये इकाई का प्रयोग करते हैं। यह भी आप सभी के सभी जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो उस समय पर पृथ्वी में जल उपस्थित नहीं था। आगे मैं घटनाओं के दौरान बताऊंगा कि पहली बार पृथ्वी में जल की उत्पत्ति कब हुई। लेकिन जब पहली बार जल पृथ्वी पर आया तो बारिश के रूप में आया, और बारिश का जल निश्चित रूप से मित्रों शुद्ध था। पृथ्वी में जब पहली बारिश हुई होगी तो जल शुद्ध था, वह लवणीय नहीं थी, लवण जल की वर्षा नहीं हो रही थी। परंतु पृथ्वी सतह पर आया हुआ जल समय के साथ जैसे जैसे अपने अंदर धरातलीय भागों में, चट्टानों में उपस्थित लवणों को घोलता चला गया, सागरीय जल की लवणता बढ़ती चली गई। ये लवणता एक ही दिन में 35 प्रति हजार प्राप्त नहीं हुई, बल्कि ये लाखों करोड़ों अरबों वर्षों में इतनी लवणता की मात्रा सागरीय जल में आई है। तो मित्रों, भूगोल वेत्ताओं ने गणना की कि अगर इतनी लवणता आज के डेट में, अगर सागरीय जल में नदियों के द्वारा इतनी लवणता प्रत्येक वर्ष घोली जा रही है,
तो भूगर्भिक कालखंड में इस लवणता को घुलने में कितना वर्ष लगा होगा। जैसे मैं मानता हूं, यहां समझो, जैसे एक वर्ष में नदियां 1 ग्राम लवणता सागर में घोल दें, तो आप बड़ा सरलता से कैलकुलेट कर सकते हैं कि चूंकि 1 वर्ष में नदियां 1 ग्राम लवणता घोलती हैं, सागरीय जल की लवणता 35 ग्राम है, इसलिए कितने वर्ष का समय लगा होगा? 35 वर्ष का समय लगा होगा। ठीक इसी प्रकार से पूरी गणना कर ली जाए। हालांकि इसमें कई आलोचकों ने आलोचना भी की कि सागरीय जल क्षेत्र में आज कुल लवणता कितनी पाई जाती है। हमने पर यूनिट एरिया में तो निकाल लिया औसत रूप से कि इतनी लवणता है, लेकिन महासागरों में कुल लवणता कितनी है उसकी गणना कर पाना आज विज्ञान के लिए संभव नहीं हुआ है। तो जब विज्ञान के लिए इसकी गणना संभव नहीं हो पाई, तो इसके आधार पर आयु को निकालना भी उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जो बात की गई है उस संदर्भ में उस गणना को आप लिखेंगे, यहां पर डैश देकर सागरीय लवणता में लिखें कि महासागरीय जलराशियों की औसत लवणता आज लगभग 35 प्रति हजार पाई जाती है। 35 प्रति हजार पाई जाती है। पूर्ण विराम लगा के कुछ विद्वानों ने सागरीय जल में कुल लवणों की मात्रा को 1.26 गुणे 10 की घात 12 ग्राम की आंकी है। 1.26 गुणे 10 की घात 12 ग्राम की आंकी है। पूर्ण विराम लगाएं। स्पष्ट हो, अब गणना देखो कैसे करते हैं। स्पष्ट हो कि आरंभिक वर्षा का जल शुद्ध था। अभी भी बढ़ रहा है, तो समय भी बढ़ रहा है संगीता, बिल्कुल। आरंभिक वर्षा का जल शुद्ध था, जिसमें प्रतिवर्ष लवण घुलते चले गए। एवं सागरीय जल में कुल लवणता आज की स्थिति को प्राप्त की। धीरे धीरे लवण, पहले तो शुद्ध जल था, धीरे धीरे लवण घुलते गए और आज की स्थिति में लवणता हो गई। आज की स्थिति को प्राप्त किए। अब पूर्ण विराम। इससे आकलन कैसे लगाते हैं, लिखिए प्रतिवर्ष घुल रहे लवणों की मात्रा के आकलन के आधार पर सागरों एवं पृथ्वी की आयु की गणना की जा सकती है।
तो नेक्स्ट सी पॉइंट लिखेंगे अवसादन क्रिया। अवसादन क्रिया, सेडिमेंटेशन जिसे आप कहते हैं, अवसादन क्रिया। अब अवसादन क्रिया कैसे, मान लो यहां पर पर्वत है और यहां पर घाटी है एक, दिस वन। बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं। ये पर्वत है और पर्वत के सापेक्ष लगी हुई है यहां पर घाटी। पर्वत में बारिश भी हो रही है, गुरुत्वीय शक्ति भी लग रही है। तो गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से, बारिश के प्रभाव से पर्वतों के ऊपरी द्रव्यमान के कण, पिंड, छोटे छोटे टुकड़े खिसक कर आए और घाटी में जमा हुए। घाटी में एक पहली परत जमा हुई, घाटी में एक दूसरी परत जमा हुई, घाटी में एक तीसरी परत जमा हुई। तो ये जो जमाव हो रहा है इसे ही कहते हैं अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अवसादीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो बेसिकली भूगर्भवेत्ताओं ने इसमें क्या किया कि जो अवसाद की मोटाई है, कितना मोटा अवसाद जमा हुआ यहां पर, अवसाद की मोटाई कितनी प्राप्त हो रही है और प्रतिवर्ष अवसादन की दर कितनी है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया कि सपोज एक वर्ष में 1 सेंटीमीटर अवसाद मोटा जमा हो रहा है और यहां पर 100 सेंटीमीटर अवसाद मोटा जमा है, तो इसकी आयु लगभग 100 वर्ष होगी। तो कैसे गणना करते हैं अवसादन की क्रिया में? लिखिए, इसकी गणना के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला मतलब सूत्र, निम्नलिखित फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे? अवसादी चट्टानों की कुल मोटाई अपॉन इससे डिवाइड करें, किससे? अवसादन की वार्षिक दर। अब आप ये भी जानते हैं भूपटल पर तमाम जगह पर मेरे प्यारे दोस्तों अवसादों से भरी पड़ी है पृथ्वी की ऊपरी सतह। अब इस ऊपरी सतह पर मोटाई कितनी है अवसाद की? सपोज 1 किलोमीटर मोटाई है, सपोज 1 किलोमीटर की मोटाई है, सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लो। प्रतिवर्ष माना कि 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दर से अवसाद जमा होता है, तो 1 किलोमीटर मोटा अवसाद जमा होने में कितना वर्ष लगा होगा, इस आधार पर भी पृथ्वी के आयु की गणना की जा सकती है। समझ में आ गया मेरी बात की नहीं? तो इस फॉर्मूले के प्रयोग से भी पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं, पृथ्वी के आयु की गणना करते हैं मित्रों। तो अब इसके बाद हम एक नवीन प्रकार का साक्ष्य उपयोग करेंगे, एक एविडेंस उपयोग करेंगे। और वो एविडेंस क्या है? तो सभी के सभी लिखेंगे रेडियो एक्टिव साक्ष्य। क्या लिखेंगे? रेडियो एक्टिव साक्ष्य। मई में मेरा CUET का एग्जाम है, तब तक सब्जेक्ट का बिल्कुल नहीं होगा संदीप, मैंने पहले ही दिन बता दिया है। कितना क्लैरिटी से बताया है कि 340 से 350 घंटे का समय लगेगा, हफ्ते में 5 दिन की क्लास होगी, एक ही क्लास तो दिन में होनी है 2 घंटे की। तो किसी भी स्थिति में आपका सिलेबस जुलाई एंड की ओर जाएगा। ऐसी बातें मत करना कि मैं दुखी हो जाऊं और मैं आपको कुछ बोलूं फिर, क्योंकि पहले ही दिन मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ओके, आगे चलता हूं। अभी पीछे मैंने क्या कहा कि ये 3 साक्ष्य हैं, इन तीनों साक्ष्यों के आधार पर भी पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। यहां पर ये 2 साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की गणना करते हैं।
करते हैं। तो अब आगे की बात करता हूं। आगे की बात में कुछ रेडियो एक्टिव एविडेंस भी हैं, रेडियो सक्रिय तत्वों के साक्ष्य भी हैं, जिसके आधार पर हम चट्टानों की आयु निकालते हैं। तो लिखें, नेक्स्ट लिखेंगे रेडियो एविडेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो सक्रियता के साक्ष्य, सभी के सभी लोग लिखेंगे। तीसरे नंबर पर रेडियो सक्रियता के साक्ष्य, सक्रियता के साक्ष्य लिखेंगे। रेडियो एक्टिविटी एविडेंस। अब रेडियो एक्टिविटी में पहला एविडेंस लिखें। पहला एविडेंस फर्स्ट, एक एक करके लिखेंगे। पहला लिखेंगे कार्बन डेटिंग मेथड। पहला लिखेंगे कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड डैश देकर लिखेंगे कि चट्टानों में, या चट्टानों की जगह कार्बनिक चट्टान लिखो, कार्बनिक चट्टानों में कार्बनिक चट्टानों में उपस्थित C14 दो प्रकार के कार्बन उपस्थित रहते हैं, C14 एंड C12। तो C14 को लेना है। C14 की मात्रा, C14 की मात्रा के आधार पर चट्टानों की आयु की गणना की जा सकती है। अब समझाता हूं कैसे, बहुत सरल है मित्रों। बचपन से आप लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में पढ़ेंगे। देखो, मान लो कोई एक जीव है, एक पेड़ की पत्ती है आपके सामने, ये पत्ती ये टूट कर गिर गई जमीन में। अब इसमें कार्बन 12 एंड कार्बन 14 दोनों की मात्रा उपस्थित है। जब तक ये पत्ती जीवित है तो इनकी मात्रा संतुलित है, लेकिन जैसे ये पत्ती मर गई तो पत्ती के मरने के बाद कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी। इसकी जो अर्ध आयु काल होती है कि आधी मात्रा कब बचती है, लगभग 35,000 वर्ष में इसकी आयु आधी हो जाती है, या इसकी मात्रा, क्या कहेंगे इसकी हम मात्रा, इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, इसकी मात्रा आधी हो जाती है। तो इसकी घटती मात्रा के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीवाश्म, कार्बनिक चट्टान हमने कहा है, कार्बनिक की इस जीवाश्म की आयु कितनी है। लेकिन इससे यह बात जरूर ध्यान रखना कि अधिकतम 70,000 वर्ष का ही आकलन हो सकता है, लंबे समय का आकलन नहीं हो सकता। डैश देकर लिखेंगे, चूंकि कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल, चूंकि कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल लगभग 35,000 वर्ष का ही होता है, इसलिए इस विधि से कुल 70,000 वर्ष पुरानी चट्टानों के अर्ध आयु की गणना ही हम कर सकते हैं।
प्रशांत, आपकी बात मैं सहमत हूं, मैं जानता भी हूं, बट अभी इतना लिखो आप। गणना कर सकते हैं, पूर्ण विराम। एक तो ये हो गई। अब दूसरी लिखती हैं, यूरेनियम लेड मेथड। पहला ये कार्बन रेडियो डेटिंग में एक कार्बन 14 हो गया। अब बी लिखना है। बी में लिखें यूरेनियम सीसा, सीसा विधि। अब देखो, यूरेनियम के बारे में जानते हैं। यूरेनियम दो प्रकार का है, यूरेनियम 238 भी है और यूरेनियम 235 भी है। हमें यहां गणना यूरेनियम की करनी है। चट्टानों की विशेषता है कि चट्टान जिस कालखंड पर उत्पन्न हुई थी, प्रत्येक चट्टान में कुछ ना कुछ मात्रा में यूरेनियम अवश्य पाया जाता है, यूरेनियम अवश्य पाया जाता है। अब वो यूरेनियम की विशेषता कि जिस दिन चट्टान, आग्नेय चट्टान उत्पन्न हुई थी, मान लो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट से मैग्मा ठंडा हुआ और पहली आग्नेय चट्टान बनी। अब उस चट्टान में प्राप्त होने वाला जो यूरेनियम 235 है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिविज्म के क्रम में भारी तत्व विखंडित होकर हल्के तत्वों में परिवर्तित होते हैं। तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम टूट कर सीसा में बदलता है और कैल्शियम में बदलता है। किस में बदलता है? सीसा और कैल्शियम में बदलता है। अब इसके टूटने से कुछ निश्चित वर्षों में सीसे एवं कैल्शियम का एक विशिष्ट अनुपात पाया जाता है। तो अब चट्टान में यूरेनियम की मात्रा कितनी है, तो उसी चट्टान में सीसे एवं कैल्शियम की मात्रा कितनी है, दोनों की गणना कर लिया कि इतने ग्राम यूरेनियम है, इतने ग्राम इसमें सीसा पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रत्येक यूरेनियम चट्टान के 1 ग्राम के विखंडन से इतने वर्षों में 1 ग्राम सीसे का निर्माण होता है। तो कुल इतने ग्राम सीसा है। इस प्रकार से चट्टान की आयु इतनी होगी। अमुक जैसे उदाहरण बताता हूं, मान लो यहां पर 5 ग्राम आपका यूरेनियम 235 पाया जाता था। अब इस 5 ग्राम को टूटकर विखंडित होने में, सपोज 1 ग्राम सीसा लेड में परिवर्तित होने में 1 करोड़ वर्ष लगता है या 10 करोड़ वर्ष लगता है। 10 करोड़ वर्ष लगता है। जो चट्टान प्राप्त हुई, चट्टान में 3 ग्राम सीसा प्राप्त हुआ। तो ये 3 ग्राम सीसा इस बात को बताता है कि आपकी चट्टान 10 त्याई 30 मीन्स 30 करोड़ वर्ष पुरानी हो गई। तो इस तरह से कैलकुलेशन निकालते, सिंपल कैलकुलेशन है कि एक के टूटने पर दूसरा बन रहा है। तो जब पहला टूटा और दूसरा बना तो दूसरे की मात्रा कितनी है, इस मात्रा की गणना के आधार पर चट्टान की आयु निकाल देते हैं। तो लिखो सभी के सभी यूरेनियम 235 के विघटन यूरेनियम 235 के विघटन से बेसिकली सीसा की ही बात करते हैं, इसे छोड़ते हैं। विघटन से सीसा मतलब लेड 206 एवं सीसा 207 बनता है। पूर्ण विराम। लिखें, चट्टानों में यूरेनियम खनिज, चट्टानों में यूरेनियम खनिज की घटती मात्रा एवं सीसे की बढ़ती मात्रा के आधार पर, सीसे की बढ़ती मात्रा के आधार पर चट्टानों के आयु की गणना
चट्टानों के आयु की गणना की जा सकती है। की जा सकती है। एक तो ये विधि है, बट इसमें मुश्किल क्या आता है दोस्तों कि सभी चट्टानों में बेसिकली यूरेनियम 235 प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ है। इसलिए क्या करें, इसे की क्या प्राप्ति होगी ही नहीं होती, तब कौन सी विधि का प्रयोग करें। तो एक नई विधि का भी यहां पर उपयोग करते हैं। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे, नेक्स्ट विधि लिखें पोटेशियम रूबिडियम, या पोटेशियम रूबिडियम की जगह पर ऐसा लिखें पोटेशियम आर्गन विधि लिखें, ज्यादा अच्छा होगा। सी पॉइंट पर लिखेंगे पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग, पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग डैश देकर लिखेंगे। लिखे पोटेशियम के विघटन से आर्गन एवं कैल्शियम अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अंतिम उत्पाद के रूप में अगर पोटेशियम का विघटन हुआ तो क्या हुआ, आर्गन बना और कैल्शियम बना, अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम लगाओ। लिखें कि आर्गन का अर्ध आयुकाल 1185 वर्ष है। 85 वर्ष है। पूर्ण विराम लगा दें। इस गणना के आधार पर जब आर्गन की मात्रा आधी बची है, कितनी बची, इस गणना के आधार पर चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। पूर्ण विराम। और सबसे अंतिम लिखेंगे, आज की क्लास की लास्ट बात लिखेंगे, रूबिडियम स्ट्रॉन्सियम विधि। रूबिडियम स्ट्रॉन्सियम विधि। कैल्शियम आर्गन विधि आपने लिखा, अब रूबिडियम स्ट्रॉन्सियम विधि लिखा। लिखो यूरेनियम की भांति रूबिडियम भी रेडियो सक्रिय तत्व है। जिसकी अर्ध आयु 85 अरब वर्ष है। अर्ध आयु 85 अरब वर्ष है। अर्ध आयु 85 अरब वर्ष है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखो यह विखंडित होकर स्ट्रॉन्सियम में परिवर्तित होता है। पूर्ण विराम लगाएं। इन दोनों की मात्रा के गणना के आधार पर
आधार पर चट्टानों की आयु ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। पूर्ण विराम लगाइए और पूर्ण विराम लगाने के बाद जल्दी से आज की इस कक्षा को हम लोग रिवाइज्ड करते हैं, जल्दी से रिवाइज्ड करते हैं। आज हमें अपने टॉपिक को पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और जब से हुई तब से लेकर आज तक हमारे पृथ्वी में कौन कौन सी भूगर्भिक और जैविक घटनाएं घटित हुई। इसे पता करने में ध्यान से, इसे पता करने में हमें सबसे पहले इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है, इसे समझना चाहिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में 4 प्रक्रियाओं की हमने बात की। पहली प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ कूलिंग, दूसरी प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, तो तीसरी प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, तो चौथी प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। इन 4 प्रक्रियाओं के योगदान से हमारे पृथ्वी की आरंभिक भूप्रपटी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष हुई है, पूर्व हुई है। अब ये बात कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है, इसे आप प्रूफ कैसे करोगे? तो इसे प्रूफ करने के लिए कई एविडेंसेस का सहारा लिया जाता है, जिसमें से सबसे पहले हमने चर्चा की कॉस्मोलॉजिकल एविडेंसेस की, ब्रह्मांडीय साक्ष्यों की। तो ब्रह्मांडीय साक्ष्यों में सूर्य की आयु तथा चंद्रमा की पृथ्वी से बढ़ती दूरी का सहारा हमने लिया, कि सूर्य लगातार ऊष्मा नाभिकीय संलयन की क्रिया से मुक्त करता जा रहा है। नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं, और इस परिवर्तित होने की दर कितनी है उस आयु के गणना के आधार पर। तो ठीक इसी तरह से चंद्रमा अगर 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो आज दूरी कितनी है? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी की गणना के आधार पर हम अपने पृथ्वी की आयु का भी आकलन लगा पाते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है मित्रों हमारा जियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें से पृथ्वी का तापमान, सागरों की लवणता तथा अवसादन क्रिया के आधार पर हम पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। तो लास्ट बात आती है मित्रों, यहां पर लास्ट बात आती है जो रेडियो डेटिंग मेथड है, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड है। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड में पहले तो कार्बन C14 जो कि फिशाइल है, तो कार्बन C14 के आधार पर गणना करते हैं, क्योंकि ये तो स्थिर है, लेकिन मृत जीवों में इसकी मात्रा, जिस दिन से जीव मृत होता है तो इसकी मात्रा लगातार घटती जाती है। काल 35,000 वर्ष है, तो कुल इसकी समाप्ति 70,000 वर्षों में है। इस आधार पर हमने इसकी गणना कर दी। इसी तरह से यूरेनियम शीशे में परिवर्तित हो रहा है, यूरेनियम शीशे में परिवर्तित हो रहा है, रुबिडियम स्ट्रांसियम में परिवर्तित हो रहा है, पोटेशियम आर्गन में परिवर्तित हो रहा है। तो इन परिवर्तित होते हुए तत्वों की आयु और अनुपात की गणना के आधार पर हम आग्नेय चट्टानों की आयु का निर्धारण करते हैं, और इन सब के निर्धारण से हमें पृथ्वी की सतह में प्राप्त चट्टानों का ज्ञान प्राप्त होता है कि चट्टान आखिर कितनी पुरानी है। तो आज तक की जो सबसे प्राचीन चट्टान प्राप्त हुई वह लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। तो ये तमाम साक्ष्य मित्रों इसके बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। तो फिर बात आती है कि चलो अब हमें एविडेंस भी मिल गया, तो अब हमें पढ़ना चाहिए कि आखिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल है कैसा। तो ये टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाने का काम किसने किया? तो ध्यान रखना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाने का काम स्कॉटिश विद्वान, सबसे पहले एक विद्वान का नाम लूंगा, वो है जेम्स हटन महोदय।
जेम्स जेम्स हटन स्कॉटलैंड के हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह का अंग है। इन्होंने ब्रिटिश द्वीप समूह में स्कॉटलैंड के तटीय क्षेत्रों पर पाई जाने वाली चट्टानों के अनुसंधान एवं शोध के आधार पर इन्होंने जेम्स हटन महोदय ने भूगर्भिक समय सारणी या भौगोलिक इतिहास को बनाने का कार्य किया और उसी भौगोलिक इतिहास को मित्रों 4 भागों में बांटा। महाकल्प, कल्प, युग और शकों में बांटा है। इन तमाम बातों की चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। ध्यान रखना, आज का क्लास थोड़ी हाईली साइंटिफिक था, बट कल का क्लास बहुत लाइट रहेगा। कुछ कक्षाएं ऐसी ही भारी होंगी तो कुछ कक्षाएं बहुत हल्की होंगी, पर ध्यान रखना ऐसी ही तमाम बातें पढ़नी हैं। और इन तमाम बातों को हम अभी पेपर, आज ही हमने अभी यूपीएससी के पेपर को सेगमेंट्स वाइज अभी बनाने के लिए टाइपिस्ट को दिया है। 1-2 दिन में आपका जियोमॉर्फोलॉजी का पूरा पेपर आ जाएगा, आपका मटेरियल भी धीरे धीरे आने लगेगा। सब कुछ आप लोगों को एक एक करके इसी तरह से मटेरियल भी मिलता रहेगा। तब तक आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते जाना। सर जी, आप जो पढ़ा देते हो वो 80 to 90% क्लास में ही याद हो जाता है। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सर, बहुत मजा आया, गुड। पर क्लास में ये सारी चीजें साथ साथ याद हो जानी चाहिए मित्रों। ये सब आप अपने दोस्तों से बात करना और किसी ऑप्शनल के विद्यार्थी से बात करना, पता ही नहीं होता है, बेस ही नहीं पता होता है तो एडवांस कैसे जानोगे आप। तो सबसे पहले बेस को समझो कि इन सब चीजों के आधार क्या हैं, और इसी तरह से अपनी आप पढ़ाई को अपने चरम उत्कर्ष तक ले जाओ दोस्तों। इसी चरम उत्कर्ष का प्रयास मुझे आपसे कराना है। आज की इस कक्षा की समाप्ति यहीं पर करता हूं, लेकिन ध्यान से सभी, भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर आज कराह रहा है, चीख रहा है, मानव सभ्यता को कुछ कह रहा है, जिसकी महत्ता सामरिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, सब कुछ से है। बेसिकली भगवान बद्रीनाथ का द्वार जिसे कहा जाता है, माना पास का द्वार जिसे कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर एंड ऑली का द्वार जिसे कहा जाता है, जोशी मठ की धरा लगातार सब्सिडाइज्ड हो रही है। जोशी मठ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र लगातार अवतलित हो रहा है। तो भूखंडों का अवतलन, भूस्खलन की प्रक्रिया, भूकंप की प्रक्रिया आपके सिलेबस का अभिन्न अंग है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। तो आखिर यह आपदा क्यों आई, इस आपदा के पीछे का कारण क्या है, इसका भूगर्भिक इतिहास क्या है, हर एक बात पर पैनी नजर रखना आपके लिए इन 1-2-3 दिनों की सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है। इस घटना पर पैनी नजर रखना। मैं ऐसे ही नई घटनाओं को आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। उसके कारण क्या है, जब मैं टॉपिक में आऊंगा तो कारणों को भी पढ़ाता रहूंगा। पर गहरी नजर रखना दोस्तों, जिससे एक भी विषय बिंदु छूटे नहीं। ऑप्शनल में एक एक खबर को मैं ऐसा ही आपको बताता रहूंगा। तो चलिए, हंसते मुस्कुराते हुए विदा लेते हैं। आपका पूरा 2 घंटे का समय आज हमने पढ़ाने में उपयोग कर लिया, और आपके ऐसे कोई खासकर पॉइंट भी नहीं थे, कोई क्वेश्चन भी नहीं थे। आपने जीएस के क्लास में 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी बोला था, बट वो नहीं मिल रहे, उनके पीडीएफ अवेलेबल करवा दें। एक बार संस्था से बोलेंगे, अगर पीडीएफ हैं तो एक बार बोलेंगे। ठीक है सर, जो खुद से पढ़ना पड़ता है वो याद नहीं होता। कोई बात नहीं, अभी पढ़े रहें। अभिषेक दोस्त, मैं आपकी एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अभी आप उसको नॉवेल जैसा पढ़ो, बस पढ़ लो और भूल जाओ आप। लेकिन मैंने बताया ना कि वो जब क्लास में मेरे साथ पढ़ोगे सब याद आने लगेगा, सब याद रहेगा, ठीक है ना। पर पढ़ना नहीं छोड़ना है, खुद से भी पढ़ते रहना। हिस्ट्री ऑप्शनल कब आएगा, तनिषा ने पूछा। 16th से आएगा तनिषा, 16th 16 तारीख से हिस्ट्री ऑप्शनल भी आएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। क्लास नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए, अवेलेबल होगा, समय के साथ अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, विदा लेता हूं, क्लास की समाप्ति करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।